अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनके जो है वो आंसर्स हमने एक और पीडीएफ की शक्ल में लिख रखे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं और उनकी जो है हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, उसको आपको समझाएंगे भी। और आप चाहें तो वो पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और वो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए हमारे क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें स्टेजेस के बारे में पूछा जा रहा है। लिस्ट आउट द स्टेजेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो भी स्टेजेस शामिल हैं उन स्टेजेस के नाम लिखने हैं। Holozoic nutrition is a process in which complex food is taken into the specialist digestive system and broken down into small pieces to be absorbed। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बड़े बड़े पीसेस को एक सिस्टम के तहत तोड़ा जाए और उनको छोटे पीसेस में एब्जॉर्ब किया जाए, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहते हैं। और इसके अंदर 5 जो है वो स्टेजेस शामिल हैं। इंजेशन जो खाने को अंदर डालना, डाइजेशन डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करना और एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये हमारे पास 5 स्टेप्स जो हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ स्टमक इटसेल्फ इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग HCl। स्ट्रॉन्ग HCl से स्टमक खुद को कैसे बचाता है। In the stomach, several mucosal defense mechanisms protect the stomach against the hydrochloric acid. The pre-epithelial protection is made up of mucous bicarbonate barrier. Mucus layer covers the stomach as a protective coating so the stomach is not damaged by HCl. तो ये सारा जो काम है वो म्यूकस लेयर का है, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट का एक बैरियर लगा हुआ होता है स्टमक के अंदर से, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और वो लेयर जो है वो स्टमक को HCl से बचा रही होती है। उसके बाद नंबर 3 है पॉइंट आउट द वेज थ्रू विच द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंक्रीज्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदरूनी जो सरफेस एरिया है जिससे एब्जॉर्प्शन होती है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कैसे होता है, बड़ा कैसे होता है। तो हमें पता है कि उसके अंदर बहुत सारे जो है फोल्ड्स होते हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, और जिसे हम पिल्काई सर्कुलरिस और विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। तो इन तीनों की वजह से जो है इसका सरफेस एरिया बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो है प्रोजेक्शंस होते हैं जिसमें विलाई, माइक्रोविलाई और पिल्काई सर्कुलरिस आ जाते हैं। तो ये जो है सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। नंबर 4 है हाउ बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट की डाइजेशन में बाइल का क्या रोल है। बाइल कंटेन बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो ये दो जो है साल्ट्स बाइल के अंदर मौजूद होते हैं विच हेल्प इन इमल्सिफाइंग द एंड ब्रेक डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। Bile function as a solvent and thus provide the medium for interaction of fat with enzymes. The fat globules are then processed by pancreatic enzymes for complete digestion. तो यहाँ पर जो है वो बाइल के अंदर मौजूद जो साल्ट्स होते हैं वो फ़ैट को इमल्सिफाई कर देते हैं और ये बाइल के अंदर ऐसे सॉल्वेंट मौजूद होते हैं जो फ़ैट का जो है एंजाइम के साथ इंटरेक्शन करवा देते हैं। ऐसा माहौल, ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिससे फ़ैट जो है वो एंजाइम्स के साथ रिएक्शन कर पाएँ और उसकी वजह से फ़ैट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो पेनक्रिएटिक जो एंजाइम है वो कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं फ़ैट की। नंबर 5 है इनलिस्ट द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का रोल बताना है, को क्या रोल होता है डाइजेशन के अंदर। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ फॉलोइंग मेजर और प्राइमरी फंक्शंस। तो इसके 3 जो है प्राइमरी फंक्शंस हैं। पहला तो ये रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की। वाटर भी रीएब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स भी रीएब्जॉर्ब करता है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम और क्लोराइड, तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स भी ये रीएब्जॉर्ब करता है। उसके बाद सिंथेसिस करता है और एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन्स की। विटामिन्स को बनाता है और इनको एब्जॉर्ब भी करता है। उसके बाद फार्मिंग एंड प्रोपेलिंग फेसेस टूवर्ड्स द रेक्टम फॉर एलिमिनेशन। तो ये जो फेसेस है उसको बनाता भी है और उनको नीचे धकेलता भी है ताकि वो खारिज हो सकें। उसके बाद नंबर 6 है व्हाट अकाउंट्स द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन।
तो कैसे पता चलता है कि बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं? तो इसका जो आंसर है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऑफ नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट जो नॉन डाइजेस्टेबल हैं वो उनकी फर्मेंटेशन होती है, तो वो बैक्टीरिया करवाते हैं। नंबर 7 है व्हाट आर द हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व इन ओबेसिटी। ओबेसिटी के अंदर कौन कौन से हेल्थ रिस्क हैं? ओबेसिटी की वजह से जो है वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो पहला है डायबिटीज़, उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो दिल की बीमारियां होती हैं, उसके बाद हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद कुछ कैंसर्स हमारे पास आ जाते हैं। नंबर 8 है लिस्ट आउट सम फैक्टर्स विच में लीड टू ओबेसिटी। ओबेसिटी में जाने वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स बताओ जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। तो फूड एंड एक्टिविटी, फूड खाना हम कितना खा रहे हैं और एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं, इस पे भी ओबेसिटी जो है वो डिपेंड करती है। इन्वायरमेंट पर भी करती है, हेल्थ कंडीशन एंड मेडिकेशंस पर भी, और स्ट्रेस, इमोशनल फैक्टर एंड पुअर स्लीप। उसके बाद जेनेटिक्स भी आ जाता है इसके अंदर। तो जेनेटिक्स अगर किसी के जीन्स के अंदर भी ये बीमारी है तो उसे बीमारी हो सकती है। उसके बाद व्हाट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये हमारे पास बुक के अंदर ही इसके क्वेश्चंस लिखे हुए, आंसर लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच ए पर्सन हैज़ अ फियर ऑफ गेनिंग वेट, जिसमें एक आदमी को जो है वो गेनिंग वेट मतलब ज़्यादा वज़न बढ़ने का जो है वो खौफ हो जाता है, और जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाता है और उसका वेट जो है वो कम हो जाता है, और नॉर्मल से भी वो बहुत ही पतला हो जाता है। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स थे। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स आ चुके होंगे। स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि हमें ये क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो हमने ये आंसर्स आपको दे दिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।